लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने दो लॉज की बात की थी। वो की थी वेन्स कंट्रीब्यूशन और रेले जीन कंट्रीब्यूशन की हमने डिस्कस किया था और वहां पर हमने कुछ एक्सप्रेशन निकाले थे। तो तुम्हारे पास ये दो एक्सप्रेशन जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे वो ये दोनों ये थे। और इसमें हमें क्या पता चला था कि जो विन्स कंट्रीब्यूशन था या विन्स रेडिएशन लॉ था वो किसके लिए एप्लीकेबल था, वो केवल लोअर वेवलेंथ्स के लिए एप्लीकेबल था, जबकि रेले जीन्स कंट्रीब्यूशन था वो हायर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल था। विन्स कंट्रीब्यूशन हायर वेवलेंथ पे फेल था और रेले जीन्स कंट्रीब्यूशन का लोअर वेवलेंथ पे वो उसका जो कंट्रीब्यूशन था, जो लॉ था, वो वहां पर फेल था। क्योंकि ये जो दोनों थ्योरी थी, दीज आर बेस्ड ऑन द क्लासिकल थ्योरी। ये किस पे बेस्ड थी? ये दोनों ही क्लासिकल के ऊपर बेस्ड थी, क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब एक्सप्रेशंस आए तो वहां पर कुछ इनके लिमिटेशंस हो गई कि ये लोअर वेवलेंथ पे तो सही इसका एप्लीकेबल था, जबकि रेले जीन हायर वेवलेंथ पे एप्लीकेबल था और लोअर वेवलेंथ पे ये एप्लीकेबल नहीं था। तो कुछ ग्राफ हमारे को ऐसे कुछ मिले थे। तो यहाँ पर जब रेले जीन्स कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ अगर इसने हायर वेवलेंथ पे, तो सपोज हम यहाँ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हायर वेवलेंथ है यहाँ पर, ये क्या है, हमारी वेवलेंथ है। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस को यहाँ जो हम चेक कर रहे थे रेले जीन्स कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तो अगर सपोज यहाँ पर बहुत हाई वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ से, और सपोज एक कोई छोटा सा पार्ट उन्होंने लिया, क्योंकि हमने उस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हम एक रेंज ले रहे हैं लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो कुछ एक रेंज हमने यूज की थी। सपोज ये रेंज यहाँ पर है, तो ये इतना सा पार्ट की अगर कुछ वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया, तो जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन आया, एक्सपेरिमेंटल जो डाटा आया, उसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही आया। तो लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ को कम करते चले गए तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या दिखा रहा है कि वो जीरो पे आ जाता है। यहाँ पर वो जीरो पे आ रहा है। अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो वो डिक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस डिक्रीज हो रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स कंट्रीब्यूशन, अगर हम इसी को सपोज मैं ये T2 वाला ग्राफ ले रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर रेले जीन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसे जैसे हम लोअर वेवलेंथ की तरफ बढ़ेंगे तो ये ग्राफ नीचे ना आने के बजाय ये ऊपर ही चला जाएगा एट इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन था, ये जो इसका एक्सप्रेशन था, उसके अकॉर्डिंग अगर लोअर वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ आना चाहिए वो कहीं ऊपर जाता, ना कि वो यहाँ नीचे आ रहा था। तो यही इनके ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि जितना भी इन्होंने काम किया वो क्लासिकल थ्योरी पे काम किया, तो उसी को ओवरकम करके हमारे बाद में आती है, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज द प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ। उसमें जाने से पहले हम कुछ और बातें समझ लेते हैं कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, कि क्लासिकल थ्योरी ने क्या माना है। कि हमने पहले भी पढ़ा है, इसको डिस्कस किया था कि कोई भी ब्लैक बॉडी है तो वहां पर ऑसिलेटर्स होंगे, और ऑसिलेटर्स को हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर साइज का माना है। तो सपोज हमारे पास ये ऑसिलेटर है कोई, या उसमें ऑसिलेटर है, तो हम इसको सपोज मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास एक एटम है। ये हमारे पास एक एटम है जो ऑसिलेटर, जिसे हम ऑसिलेटर यहाँ पर कह रहे हैं। तब ये जब ऑसिलेटर है यहाँ पर, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर वाइब्रेशन मोड्स में जब इस पे रेडिएशंस आएंगी तो उसमें बहुत तरीके के अलग अलग, सपोज यहाँ रेडिएशंस आ रही हैं, तो यहाँ पर ये जो हमने जिसको माना है, एक ऑसिलेटर माना है एक ब्लैक बॉडी का, और यह हम देख रहे हैं कि यहाँ जितनी भी टाइप की जो रेडिएशंस आ रही हैं, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, सपोज हम इसको फ्रीक्वेंसी, इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मान रहे हैं, तो जितनी भी इस पे फ्रीक्वेंसी इस पे गिरेगी, तो जैसे ही गिरेगी तो दैट विल एटम, और वी कैन से ऑसिलेटर, दैट गेट स्टार्ट वाइब्रेट, वो वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और सभी की सभी ये क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी उस एटम के द्वारा या उस ऑसिलेटर के द्वारा। ये सारी क्या हो जाएंगी, दैट विल बी गेट एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी
किसी भी टाइप की हो, कैसी भी फ्रीक्वेंसी हो, वो सारी एब्जॉर्ब होंगी और उसकी वजह से क्या होगी, ये जो हम ऑसिलेटर मान रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होगा यहाँ पर, तो वाइब्रेट होगा तो और उसी के साथ ये कुछ रेडिएशंस भी एमिट करेगा। तो यहाँ पर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज इसने एब्जॉर्ब की थी उतना ही ये रिलीज भी कर रहा है, तो ये इमिट भी कर रहा है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इमिटेड। तो यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, जो इमिट हो रही है, वो भी बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो ये था क्लासिकल के अकॉर्डिंग कि हमारे पास एक ब्लैक बॉडी होगी, उसमें बहुत सारे ऑसिलेटर्स होंगे या एटम्स कह सकते हैं हम उसे, मॉलिक्यूलर साइज के, और जब उन पे कोई रेडिएशंस गिरती हैं, चाहे से वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो, वो सारी एब्सॉर्ब कर ली जाती हैं और वो उतनी ही वो इमिट कर ली जाती हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर वो नहीं है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो सभी क्या कर ली जाती हैं, एब्सॉर्ब, और बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज की, वो सारी क्या कर दी जाती हैं, इमिट। तो ये था क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट अब यहाँ पर प्लैंक ने क्या किया, प्लैंक ने इस थ्योरी को नहीं लिया और उन्होंने अपनी अलग से थ्योरी दी। तो उन्होंने क्या माना है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने एक क्यूबिकल बॉडी ली, उन्होंने एक क्यूबिकल बॉडी को लिया और वहां देखा कि ऑब्वियसली जो क्यूबिकल बॉडी है, या हम उसको कह रहे हैं ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जिस मटेरियल की ब्लैक बॉडी बनी हुई होगी तो वो बहुत सारे वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर बहुत सारे ये जितने भी डॉट्स हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, दीज आर एटम्स। इसको हम एटम्स या फिर हम इसी को ही हम ऑसिलेटर्स मानेंगे। तो यहाँ पर एटम्स होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो प्लैंक ने कहा कि जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं ब्लैक बॉडी से, दैट इज ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये सपोज हमारे पास एक एटम है। तो एटम है तो ऑब्वियसली सेंटर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और जिसके चारों तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। अब जैसे ही यहाँ पर कोई रेडिएशन गिर रही है तो ऑब्वियसली जब यहाँ पर ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो इनके कोई ना कोई एक स्टैंडिंग वेव होगी। तो इन सभी की यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव होगी। जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन से कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव्स हैं सारी, इसके अंदर एटम्स के अंदर स्टैंडिंग वेव्स हैं तो इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली वहां पर होगी। तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है इनकी जिससे ये ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो जब ये ऑसिलेट कर रहे हैं तो इनकी कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी होगी किसी पर्टिकुलर रेंज की। अब यहाँ पर जो इन पे रेडिएशंस गिर रही हैं, सपोज यहाँ पर बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की सपोज रेडिएशंस यहाँ पर गिर रही हैं। तो हम इसको अलग अलग रेडिएशंस एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस इसके ऊपर आ रही हैं। नाउ अब इसमें से कौन सी रेडिएशन से एब्जॉर्ब करेगा? देखो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जितनी भी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की जितनी भी यहाँ पर आई वो सारी इस एटम या ऑसिलेटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लैंक यहाँ पर सभी की कुछ ना कुछ स्टैंडिंग वेव हैं और उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ पर बहुत सारी इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी आ रही है सपोज मैं इसको एक रफली हम ले लें। सपोज यहाँ पर अगर ये 5 यूनिट की कोई है, हम इसको यूनिट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर सिंपल एक डिजिट ले रहे हैं, एक रफली डिजिट ले रहे हैं। सपोज इसकी कोई जो वो है फ्रीक्वेंसी वो 5 है, और यहाँ पर जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज इसके ऊपर गिर रही हैं वो सपोज यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। सपोज ये है 5 की है, इसकी यूनिट 5 ही है फ्रीक्वेंसी की, और ये फ्रीक्वेंसी आ रही है सपोज हमारे पास 4.5 आ रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है सपोज 5.5 आ रही है सपोज। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर तीनों में अलग अलग है। ऐसे बहुत सारी इस पे रेडिएशंस गिर रही होंगी, लेकिन क्या ये सभी रेडिएशंस को, सभी फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा क्या? वो ही यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखा गया अकॉर्डिंग टू प्लैंक कि जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये स्टैंडिंग वेव ऑसिलेट कर रही थी, क्योंकि अब एक रफली हमने एक आइडिया लिया हुआ है 5 का, तो ये जो उस पे रेडिएशन गिर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी वो ही ये एब्जॉर्ब करेगा, बाकी ये नेग्लेक्ट हो जाएंगी, ये दोनों एब्जॉर्ब नहीं होंगी इस एटम के द्वारा, इस ऑसिलेटर के द्वारा। तो यही यहाँ पर कहा गया कि जितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी इस ऑसिलेटर की, जितनी उतनी ही उस पे जो अगर उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी, उसी रेंज की फ्रीक्वेंसी अगर उस पे आ रही है तभी वो एब्जॉर्ब होगी, अगर उससे कम है या उससे ज्यादा है तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और साथ के साथ इसके साथ जो रेडिएशन वापस जो इमिट होगी वो भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वहां से इमिट होगी। तो यहाँ जो इमिटेड है, यहाँ जो इमिटेड रेडिएशन होगी तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी सपोज हम जैसे 5 यूनिट ले रहे हैं तो ये भी 5 की होगी। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ऑसिलेटर की होगी उतनी ही वो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही वो फ्रीक्वेंसी को वो रेडिएट करेगा या इमिट करेगा। तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एब्जॉर्ब्ड एंड इमिटेड, दिस इज द मेन थिंग। यहाँ पर जो चीज है वो यही है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज एब्जॉर्ब्ड एंड इमिटेड, बाकी अगर अलग अलग रेंज की हैं तो वो कभी भी उसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी। अब तो यहाँ पर कोई भी जो कैविटी है उसमें मिलियंस वहां पर ऑसिलेटर्स होंगे, तो यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की क्या हो जाएंगी, स्टैंडिंग वेव्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टैंडिंग वेव हो जाएगी, उसकी अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे इन मॉलिक्यूल्स के बारे में, इन एटम्स के बारे में। तो पहले अभी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन निकल के आया कि जो फ्रीक्वेंसी है जो एब्जॉर्ब की है या जो इमिट की है, दैट इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी। वो किससे एसोसिएटेड है, दैट इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो इसका अगर हम ये कांस्टेंट यहाँ पर लगा दें तो दैट विल कम आउट टू बी एच न्यू, वो आ जाएगी एच न्यू। और यहाँ पर जो एच जो है दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट, और ये न्यू यहाँ पर वर्ड दिया गया, इसी को कहा गया क्वांटा। इसी को क्या कहा गया, क्वांटा कहा गया। ओके, तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई सेम रेंज की वो ही एब्जॉर्ब होगी और वो ही इमिट होगी, उससे अगर कम है या उससे अगर ज्यादा है तो वो कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी और ना ही वो इमिट होगी। तो सब कुछ दैट इज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितना फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो ही यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा और वो ही यहाँ पर रेडिएट होगा। तो इसको आगे फिर क्या कहा गया कि इट इज एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, और यहाँ पर जो n की वैल्यू होंगी दैट विल बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये काफी हो जाएंगे। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है इसी को हम आगे यूज करेंगे। तो फर्स्ट थिंग यहीं से जो निकल के आई वो है हमारी क्वांटम केमिस्ट्री, यहाँ से निकल के आती, क्योंकि इसको हमने लिया गया एक इन सभी फ्रीक्वेंसी को एक एनर्जी पैकेट के फॉर्म में माना गया और इन्हीं को हमने क्या कहा, दीज आर नोन एज क्वांटा, इन्हीं को हमने क्वांटा कहा। तो अब यहाँ पर वापस इस क्यूबिक ब्लैक बॉडी पे आते हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग कलर्स के मैंने बना रखे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ यहाँ पर सभी की जो हमारे ऑसिलेटर्स हैं क्या उनकी एनर्जी सेम होगी, नहीं, क्योंकि देखो सभी ऑसिलेटर्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो उनकी एनर्जी भी अलग हो जाएगी। तो क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी अलग फ्रीक्वेंसी को करेंगे और इमिट भी अलग करेंगे, तो अगर उनका वाइब्रेशंस अलग है तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी भी अलग होगी। तो इनको चलो हम पहले एक बार इनकी एनर्जी लेवल्स के बारे में इनको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, तो N0 ये यही हमने यहाँ जो N0 लिया है, N1 2 N3, और यहाँ पर ये डिफरेंट ऑसिलेटर्स हैं अलग अलग एनर्जी लेवल पे, डिफरेंट ऑसिलेटर्स की पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि किस लेवल पे कितने ऑसिलेटर्स वहां पर पॉसिबल हो सकते हैं।
तो अगर हम यहाँ N0 की बात करें तो जितने भी ऑसिलेटर्स N0 के ऊपर हैं तो उनकी एनर्जी कितनी होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी उन सभी ऑसिलेटर्स की क्या होगी, दैट विल बी 0। सभी यहाँ जो N0 पे हैं उन सभी ऑसिलेटर्स की एनर्जी क्या है, यहाँ पर 0 है। और अगर हम N1 की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी उनकी हो जाएगी h न्यू हो जाएगी। N2 पे उनकी एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी 2h न्यू हो जाएगी। यहाँ पर उनकी हो जाएगी 3h न्यू हो जाएगी एंड सो। तो ये सारे क्या है, हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं और इन सभी के जो एनर्जी डिफरेंस है वो अब हम चेक कर लेते हैं कि इनकी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज h न्यू है। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस भी h न्यू है और इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस भी h न्यू ही है। तो इसका मतलब कि ये एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है, ना कि एक कंटिन्यूस है। तो सभी को जितनी एनर्जी जो डिफरेंस है वो देखो यहाँ पर सभी का सेम आ रहा है। तो ये सारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हो गए यहाँ पर। तो अगर अब यहाँ से कुछ ऑसिलेटर्स अगर N0 पे हैं तो वो कुछ कितनी अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस लेवल पे जा सकते हैं, दैट इज h न्यू। तो अगर इतनी एनर्जी वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसे ही N1 से अगर N2 पे जा रहे हैं तो उनको भी इतनी ही अमाउंट की एनर्जी उनको चाहिए होगी। तो और अगर यहाँ से कोई हाई एनर्जी लेवल से नीचे आते हैं तो वो क्या हो जाएगी, इमिशन होगा। तो उसके लिए भी कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है या इमिट हो रही है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम होगी h न्यू। यही हमने ऊपर देखा था कि जितनी फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो ही एब्जॉर्ब होनी है और वो ही यहाँ पर इमिट होनी है। तो यही जो था मैक्स प्लैंक का मेन कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर कि एनर्जी जो है हमारी, जितनी भी एनर्जी है वो एक कंटिन्यूस नहीं है, वो एक डिसकंटिन्यूस है। और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऑसिलेटर्स हैं वो लॉस कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं एनर्जी को डिसकंटिन्यूटली। तो यहाँ पर 0 से 1 या h न्यू से 2h न्यू हो सकता है, इसके बीच में फ्रैक्शंस के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं आ सकती है। दैट विल नॉट बी अगर यहाँ पर हम कहें कि 1.2 हो या 1.5 हो या 1.6 हो, ये सब एनर्जी नहीं आएंगी, यानी फ्रैक्शंस में नहीं है, वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स में होंगी। और इन्हीं को क्या कहा गया कि दीज आर द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज क्वांटा। तो यहाँ से ही क्वांटम केमिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। तो क्योंकि सारी क्लासिकल थ्योरीज थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं थी और प्लैंक के अकॉर्डिंग सभी जो एनर्जीज हैं वो डिस्क्रीट हैं और स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म है, जिसे हमने क्या कहा, क्वांटा कहा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इस कैविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑसिलेशन होंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑसिलेशन होंगे। तो बहुत सारे ऑसिलेशन होंगे तो ऑसिलेटर्स होंगे यहाँ पर डेफिनेटली। तो यहाँ पर उनकी सभी की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी और सभी की एनर्जी भी सेम नहीं होगी। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी, सभी ऑसिलेटर्स की एनर्जी लेवल्स के बारे में इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ से हमारा जो प्लैंक रेडिएशन लॉ का जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट होता है, तो उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। चलो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स फाइंड द, यहाँ पर हम पहले क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। यहाँ पर हम पहले ऑसिलेटर्स in different energy level, different energy levels को हम देख लेते हैं यहाँ पर कि वो क्या होंगे। और इसको अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग निकाला गया और वो क्या था, दैट इज n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस e के टी। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पर इस डेरिवेशन को देखते हैं। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। और यहाँ पर जो n है वो क्या है, ये जो n है दैट इज
नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेटर्स, these are number of oscillators in high या हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट पे जो है उसको हमने डिनोट किया है n से, और n नॉट यहाँ पर जो है इसको हम क्या कहेंगे, दीज आर द नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन लोअर एनर्जी स्टेट। ये कौन से हैं, जो लोअर एनर्जी स्टेट में, दीज आर एट लोअर एनर्जी स्टेट। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि सभी एनर्जी लेवल्स, ये जितनी भी हमारे पास ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इसके अंदर कितने ऑसिलेटर्स वहां पर पॉसिबल हो सकते हैं, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। चलो अब यहाँ देखते हैं, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ चेक करते हैं, अब यहाँ सपोज अब हमारे पास जब एनर्जी लेवल n इज इक्वल्स टू 0 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 0 है तो n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस e के टी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो जब यहाँ पर e की वैल्यू क्या है, दैट इज 0, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही थी, एनर्जी 0 आ रही थी, तो यहाँ पर n0 पे क्या हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल्स टू n नॉट, ये हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ही निकल के आ गया, क्योंकि अगर यहाँ पर ये 0 हो गया तो e की पावर 0 है तो दैट इज कम आउट टू बी 1, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू n0। अब चलते हैं, जब n की वैल्यू 1 है तब क्या होगा, तो ये निकल के आ जाएगा n1 दैट इज n नॉट e की पावर माइनस h न्यू के टी। e क्या है, e हमने देखा अभी, e क्या है, दैट इज h न्यू, उसी को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं e की जगह, तो दैट इज h न्यू के टी। उसके बाद n2 पे चले हम, तो n2 पे ये हो जाएगा n0 e की पावर माइनस 2h न्यू के टी हो जाएगा। n3 पे चलें तो ये हो जाएगा n3, तो ये हो जाएगा n नॉट e की पावर माइनस 3h न्यू के टी एंड सो ऑन। बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, तो ये एनर्जी लेवल्स यहाँ पर हमारे को बताता है कि कितने ऑसिलेटर्स वहां पर पॉसिबल होंगे। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जो ऑसिलेटर्स होंगे वो n1 पे होंगे, n1 के ऊपर होंगे, और जैसे जैसे हम हायर एनर्जी पे चले जाएंगे तो वैसे वैसे वहां ऑसिलेटर्स कम होते चले जाएंगे। चलो अब यहाँ हमारे को क्या करना है, इन सब की हमारे को एवरेज निकालनी, एवरेज एनर्जी हम यहाँ से इनकी कैलकुलेट, देखो यहाँ पर सभी की एनर्जी क्या है, सबकी एनर्जी डिफरेंट है, तो हमारे को क्या करना है, ये जो कैविटी है यहाँ सभी ऑसिलेटर्स की हम क्या निकाल सकते हैं, एक एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं। इन सभी ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे। चलो उसको निकालते हैं। तो यहाँ एवरेज एनर्जी निकालेंगे हम, यहाँ हम निकालेंगे एवरेज एनर्जी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो एवरेज एनर्जी अगर हमें निकालेंगे तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एवरेज एनर्जी के लिए, दैट इज ई बार इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर हो जाएगी, जितनी भी एनर्जी है यानी एनर्जी टोटल एनर्जी, उसको हम डिवाइड करते हैं अगर हम नंबर ऑफ ऑसिलेटर से। ठीक है, तो यहाँ पर ई टी क्या है, दैट इज द टोटल एनर्जी, और एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हो जाएगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से तो ये एनर्जी निकल जाएगी, एवरेज एनर्जी निकल जाएगी। तो अभी यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कैसे निकाल लें, इन सभी को प्लस करते हैं। अगर भाई n0 पे कितने थे,
N1 पे कितना था, N2 पे कितना था और N3 पे कितना था, इन सभी को तो प्लस कर दें तो उसी से क्या हो जाएगा। ये तो हमारे को बता रहा है कि भाई N0 पे कितने ऑसिलेटर्स हैं, N1 पे कितने ऑसिलेटर्स हैं, N2 पे कितने हैं, एंड सो ऑन। तो अब सभी को अगर हम सम कर दें तो वो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स निकल जाएगा। तो वो निकालते हैं चलो। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हम ले रहे हैं n, यहाँ पर यही है n। तो n क्या होगा भाई, n0 पे कितने थे वो, n1 पे कितना था, n2 वाला, n3 एंड सो ऑन, ऐसे चलेंगे। तो अब यहां पर हम निकाल सकते हैं कि भाई n0 पे कितने थे। तो n0 पे जब n0 था तो यहां पर कितना था, दैट इज 0, सॉरी n0, वही आ जाएगा। तो यहां पर तो आ जाएगा n0, और n1 कितना है, वो ये रहा, वो कितना है, वो है n0 e की पावर माइनस h न्यू kt बाई kt, प्लस n2 कितना हो गया, वो n0 e की पावर माइनस 2h न्यू बाई kt, प्लस n3 कितना है, दैट इज n0 e की पावर माइनस 3h न्यू kt, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा सारी एनर्जी लेवल्स का। यहां से सभी को हम एडअप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कॉमन टर्म ले लेते हैं बाहर, वो है n0। तो n0 n0 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1, प्लस बाकी पोर्शन यहाँ रह जाएगा। तो ये क्या होगा, e की पावर माइनस h न्यू बाई kt, प्लस e की पावर माइनस 2h न्यू kt, प्लस e की पावर माइनस 3h न्यू बाई kt, एंड सो ऑन, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, नाउ पुटिंग, क्योंकि हम इसको इस जो ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर, इसको कुछ हम वैल्यूज ले लेते हैं और फिर इसको हम चेंज करते हैं। तो नाउ पुटिंग e की पावर माइनस h न्यू बाय kt इक्वल्स टू x, हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं x ले रहे हैं, ठीक है। नाउ तो अगर हम इसको सभी को यहाँ पर इन सभी को x ले लेंगे तो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो दैट विल बी n इक्वल्स टू n0। देखो यहाँ पर तो ये 1 है, तो 1 का 1 एज इट इज आ गया यहाँ पर, ओके। तो अब इस ये किस क्या ले रहे हैं हम, ये x ले रहे हैं, तो ये x आ गया, प्लस ये माइनस वाला पूरा पार्ट तो क्या हो गया, e माइनस एच न्यू बाई के टी, वो तो क्या हो गया x, और यहाँ पर 2 है तो ये क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ये x क्यूब हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे हम चलते जाएंगे आगे एनर्जी लेवल्स का। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, इसको ये इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं एज 1 माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू n0 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास ये आ गया। और अब यहाँ क्या करें हम, n इज इक्वल्स टू n0 माइनस x की वैल्यू रख दें, x की वैल्यू क्या थी, e माइनस एच न्यू बाय के टी, इसको यहाँ पर x की जगह रख दें, तो 1 माइनस e की पावर माइनस एच न्यू बाय के टी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये पहला एक्सप्रेशन जो हमारे काम में आएगा। तो यहाँ से हमने टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल ली, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हमारे को यहाँ से
मिल गए। तो ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो इसको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, क्योंकि हम उसको आगे एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स वो यहाँ से निकल गया। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आ गया। तो हमारा एक काम हो गया कि हमने n की वैल्यू यहाँ पर पता कर ली है। अब हमारे को क्या करना है, हमें अगर E टोटल निकाल लेते हैं हम, तो चलो अभी E टोटल निकालते हैं। तो नाउ कैलकुलेट टोटल एनर्जी, जिसे हम कह रहे हैं ET, पूरे ऑसिलेटर्स की, सभी ऑसिलेटर्स की एनर्जी क्या होगी, सभी एनर्जी लेवल अलग अलग के ऊपर क्या होगी। तो उन्हें सब एनर्जी लेवल पे अलग अलग थी, अब उनको हम क्या कर लें, सभी को टोटल कर लेते हैं। तो वहां से हमारी टोटल एनर्जी निकल जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जी टोटल दैट विल बी, वो किसके बराबर हो जाएगी, देखो जब हमारा एन की वैल्यू, जब हमारी एन की वैल्यू 0 थी, तो वहां क्या निकल रही थी एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू 0 आ रही थी। तो चलो अब यहाँ पर कितनी आ रही थी, 0 आ रही है, ठीक है। जब n 0 था, तो इसको हम जैसे लिख लेते हैं, लेकिन चलो यहाँ पर लिख लिया हमने। चलो आगे चलते हैं। जब n की वैल्यू 1 थी, तो एनर्जी कितनी आ रही थी, h न्यू आ रही थी, ठीक है। और वहां पर नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने थे, दैट इज इक्वल्स टू n1। तो यहाँ पर हम h न्यू इंटू n1 आ जाएगा। n2 पे कितनी थी, वो थी हमारे पास 2h न्यू थी, और n2 पे प्लस n3 पे कितनी थी, 3h न्यू n3, यही तो थी हमारे पास, ये सारी एनर्जी है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि ये तो सारा टर्म हो गया 0, इसको तो हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सारा 0 हो गया। तो ये कब था, जब n इक्वल्स टू 0 था। तो यहाँ पर तो 0 आ गया, बाकी आगे हम ले लेते हैं, इनको ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा h न्यू। अब यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या थी, अभी हमने पिछले ड्राइव की थी, वो क्या थी, n0 e की पावर माइनस h न्यू बाई kt, यही तो थी, प्लस 2h न्यू, और n2 वहां पर क्या था, वो था n0 e की पावर दैट इज माइनस 2h न्यू बाय kt, यही था, प्लस 3h न्यू, सभी की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, h नॉट e नॉट e की पावर माइनस वो कितनी थी, दैट इज 3h न्यू बाय kt एंड सो ऑन। आगे तक हम इसको चलते जाएंगे। नाउ इसमें से कुछ कॉमन टर्म्स हम निकाल लेते हैं, वो क्या है, h न्यू एन नॉट e की पावर माइनस h न्यू बाय kt, ये कॉमन है, तो इसको हम चलो बाहर ले लेते हैं। तो h न्यू एन नॉट e की पावर माइनस h न्यू बाय kt, ये हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, तो ये तो एज इट इज बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पर ये पूरा पार्ट, इसका एक पार्ट कहाँ निकल गया, वो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, दैट इज 2h न्यू बच गया, सॉरी यहाँ पर 2h न्यू तो हमने बाहर ले लिया, तो उसको यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज 2, तो यहाँ पर ये आ गया, और बाकी यहाँ पर क्या बचा, एक ये बच गया, तो e की पावर h न्यू बाई kt, ये बच गया, प्लस अब यहाँ पर h न्यू और ये एक पोर्शन सारा बाहर चला गया, तो यहाँ क्या रह गया 3, और यहाँ पर e की पावर, क्योंकि एक बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर 2 बच गए, तो माइनस 2h न्यू बाई kt, यही बचेगा एंड सो ऑन। तो ये सारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं।
तो ये हो गया एच न्यू एन नॉट ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। और अब हम इस पूरे टर्म को, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसको हम यहाँ हम क्या कर रहे हैं इसको, क्योंकि देखो हमने यहाँ इस टर्म पूरी टर्म को हमने ऊपर x लिया था, इसको हमने क्या लिया था, x लिया था। तो यहाँ पर भी हम उसको x ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये तो 1 की 1 एज इट इज आ गया, प्लस 2 यूं की यूं आ जाएगा, और इसको हमने क्या लिया है, x लिया है, तो ये x आ गया। अब यहाँ पर ये 3 आ गया, और एक पार्ट तो इसमें हो गया x और एक रह गया इसमें, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3x स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये डेरिवेशन कुछ इस तरीके से आएगा। जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज कम आउट टू बी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको अब यहाँ पर आके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा अब हमारा एच न्यू एंड नॉट ई माइनस एच न्यू बाई के टी, वो तो एज इट इज आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा एज इट इज, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन यहाँ आ गया। अब इसको आगे देखें तो अब यहाँ पर x की वैल्यू वापस रख देते हैं। x यहाँ पर क्या था, x था e की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाएगा एच न्यू एंड नॉट ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी अपॉन 1 माइनस, और x क्या है, e की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, यही तो है, और इसका पूरा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आया हमारा e टोटल, दिस इज द e टोटल। यहाँ पर जो निकल के आई वैल्यू, दैट इज e टोटल। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, तो हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन ये आ गया। तो ये हमारे पास e टोटल आ गया। ऊपर हमने निकाल लिया था एन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स निकाल लिया, तो हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस यहाँ पर आ गए। अब क्या करना है, अब हमारे को एवरेज एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी हमने अभी ऊपर चेक की थी, तो वो क्या थी, एवरेज एनर्जी दैट इज ई बार, ये हम एवरेज निकाल रहे हैं, और वो किसके बराबर थी, ई टोटल अपॉन एन। ई टोटल ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर है, और एन का हमने निकाल ही चुके हैं, वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स था। तो हम दोनों की वैल्यूज अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो ई टोटल निकाल लिया, वो क्या था हमारे पास, ये सामने एक्सप्रेशन हमारे पास है, इसको लिख लेते हैं। तो एच न्यू एन नॉट ई की पावर एच न्यू बाई के टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, और ये पूरा स्क्वायर। अच्छा, अब n की वैल्यू जो हमने निकाली थी, जो n की वैल्यू थी वो क्या थी, n की मैं यहां लिख देता हूं, वो एक्सप्रेशन जो निकाला था हमने वो था n नॉट 1 माइनस ई एच न्यू बाई के टी। ये एक्सप्रेशन हमने n टोटल के लिए निकाला था ऊपर। इसकी वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर देते हैं n की जगह, ये वाली वैल्यूज। तो ये रेसिप्रोकल में यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देते हैं उसको, तो ये हो जाएगा, तो n नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम n दैट विल बी n नॉट, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ये एक्सप्रेशन हमारा है। तो यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, उनको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये n0 से n0 कट गया, और ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, तो एक यहाँ पर रहेगी क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर था। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करें, इसको एक्सप्रेशन को लिखें, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
तो क्या बच गया हमारे पास, एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, एक तो ये बच गया, ये सारा खत्म हो गया, और नीचे क्या बच गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। ये एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आ गया। तो ये आ गया ए एवरेज, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द ऑसिलेटर्स। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन जो निकल के आया है, क्योंकि इसको फिर यूज करना है आगे। तो ये 3 एक्सप्रेशंस हमारे पास निकल के आए। ओके, चलो अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। इसी को आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ पर लिखते हैं एवरेज एनर्जी दैट इज, अब यहाँ पर देखो इसको क्या करें, ये जो पूरी टर्म है, इस वाली जो पूरी टर्म है, इसको नीचे ले आते हैं, इस वाली टर्म को, इसको मैं बता देता हूँ। तो ये वाली जो पूरी टर्म है, इसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं। तो ये नेगेटिव में, तो ये किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एच न्यू, और ये आ जाएगा ई बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी, एक तो ये आ गया, और ये नीचे था ही, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ये आ गया। ओके, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो, ये तो क्या हो गया, यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, ठीक है, यहाँ दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ इनकी क्या हो जाएगी, इनकी पावर एड अप हो जाएगी। पावर एड अप हो जाएगी तो हमारा कुछ एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, दैट इज एच न्यू ई की पावर एच न्यू बाई के टी, और जब इनकी पावर एड अप हो जाएगी तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, 0 हो गया, और e के पावर 0 का मतलब हो गया दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये e की पावर की क्या है, 0, और e की पावर 0 है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1, ये -1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये सारा एवरेज इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया। अब चलते हैं, अब क्या किया प्लैंक ने कैलकुलेट किया टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम लिया अब उन्होंने। तो उन्होंने अब क्या किया कि ये तो चलो हमने एवरेज निकाल लिया, हमने टोटल एनर्जी निकाल ली, और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स निकाल लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम को देखेंगे हम यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम को। तो अब यहाँ पर कुछ हमने यहाँ एक चीज करी कि यहाँ पर जो प्लैंक ने क्या किया कि एक फ्रीक्वेंसी रेंज ले ली, ठीक है, एक क्या लिया, एक फ्रीक्वेंसी की रेंज ली है, फ्रीक्वेंसी की एक रेंज ले ली उन्होंने, एक रेंज के अंदर कि भाई वहां पर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे, उसको चेक किया। तो उन्होंने क्या किया कि एक रेंज ली, दैट इज न्यू से लेकर और न्यू प्लस डी न्यू, एक रेंज ले ली उन्होंने, और ये रेंज ये है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या निकाला, यहाँ पर चेक किया कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, क्योंकि पूरी कैविटी में तो बहुत सारे ऑसिलेटर्स होंगे, तो उन्होंने क्या कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एक रेंज लेके वहां पर क्या निकाला, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स यहाँ पर निकाले पर यूनिट वॉल्यूम जो इस रेंज के अंदर है उनको लिया। तो यहाँ पर जब उन रेंज की बात कर रहे हैं तो एक टर्म आपको यहाँ पर याद रखने की इस डेरिवेशन की, कि फ्रीक्वेंसी की जो रेंज ली वो यहाँ से लेकर डी न्यू से डी न्यू के बीच में उन्होंने एक रेंज ली, और वहां पर नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स को उनकी निकाला। तो दैट इज कम आउट टू बी दैट इज 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन C3। इस एक्सप्रेशन को याद रखना है हमारे को, क्योंकि अब ये एक्सप्रेशन आगे काम में आएगा टू डिराइव द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर याद रखना है, एंड दैट इज द ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम है ये, और एक पर्टिकुलर एक रेंज ली है, उस रेंज के अंदर कितने हैं वो ये एक्सप्रेशन हमारे को याद रखना।
चलो अब हम इसको, तो अब उसी रेंज में हमारे को एनर्जी भी निकालनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी रेंज में हम एनर्जी भी निकाल रहे हैं। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स उस पर्टिकुलर रेंज में, और अब वहां एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी उसको हम निकालेंगे यहाँ पर। तो दैट इज द रेंज, दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो वो भी किसके बराबर हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी एवरेज एनर्जी, वो हो जाएगी एवरेज एनर्जी इनटू ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो क्या है, दैट इज एन न्यू डी न्यू इसकी। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज द एवरेज एनर्जी। अब एवरेज एनर्जी अब ये हमने कैलकुलेट की है। तो एवरेज एनर्जी, और पहले हम इस टर्म को रख लेते हैं। ये टर्म ये क्या है वो याद रखनी है, दैट इज 8 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी की पावर 3। तो ये तो आ गई इसकी वैल्यू। अब ये हमारे पास एवरेज एनर्जी वो अभी हमने यहाँ पर निकाली थी, वो क्या थी, वो यहाँ पर ये रही हमारे पास एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। इसी को हम यहाँ आगे एक्सप्रेशन में रख लेते हैं। तो इनटू ये हो जाएगी हमारी एच न्यू, ये क्या थी एच न्यू ई की पावर, इसको यहाँ लिख लेते हैं ई की पावर एच न्यू बाय के टी माइनस 1। ये आ गया हमारे पास ई एवरेज, इसको हम यहाँ रख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। नाउ एज न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा एंड डी न्यू दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। इनको भी याद रखना पड़ेगा आपको। सी तो हो गया, न्यू तो क्या है सी अपॉन लैम्डा, और डी न्यू क्या है दैट इज माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। इस वैल्यूज को याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या करना है, जहां जहां पर भी न्यू है और डी न्यू है उनको ये वैल्यूज यहाँ पर पुट अप करनी है। दीज वैल्यूज जो है वो यहाँ पर पुट अप करनी है। तो कहाँ कहाँ पुट हो जाएगी, एक तो यहाँ पर हमारे पास न्यू है, डी न्यू है, ये न्यू है और ये न्यू है। तो इन सभी जगह हम इन वैल्यूज को रख देते हैं। चलो अब इन वैल्यूज को रखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या निकल के आता है, उनको चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर, सॉरी 8 पाई रहेगा यहाँ, तो स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि सॉरी, हाँ 8, यहाँ ये गलती हो गई, यहाँ पर ये 8 पाई था, ये 8 पाई था, मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया था। तो इसको दैट इज 8 पाई है हमारे पास। ओके चलो अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ आ जाएगा 8 पाई और न्यू स्क्वायर, और अच्छा हम न्यू की वैल्यू हम यहाँ पर ही पुट कर देते हैं दोबारा लिखने से। यहाँ पर हम, तो इसकी वैल्यू क्या थी, दैट इज सी अपॉन लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर इनटू माइनस सी लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, ये आ गया, और अपॉन सी क्यूब ये आ गया, इनटू एच, एच तो एज इट इज आ गया, न्यू की जगह क्या आएगा सी अपॉन लैम्डा आ गया, अपॉन ई की पावर एच, और न्यू की जगह हम क्या लिख रहे हैं सी अपॉन लैम्डा लिख रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी एच सी अपॉन के टी लैम्डा माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर आया। ओके तो ये यहाँ पर हमने सभी की वैल्यूज रख दी, तो ये कुछ एक्सप्रेशन हमारा ये निकल के आया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो ये c से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई जाएगा, लैम्डा से लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, ये इनको अगर हम मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करें तो 8 पाई h को मैं इधर ले आया, बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा c
क्यूब और लैम्डा क्यूब, ये आ जाएगा c की पावर 3 लैम्डा की पावर 3, ये आ जाएगा। और बाकी अब क्या बच गया यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर अब लिख देते हैं 1 माइनस e की पावर h c बाई के टी लैम्डा माइनस वन। जब ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा c अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ कुछ इस तरीके से होगा अपॉन यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर अपॉन दिस C3। तो यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार आया 8 पाई h अपॉन c की पावर 3, c की पावर 3 अपॉन लैम्डा की पावर 3 1 e की पावर h c बाई के टी लैम्डा माइनस 1 इंटू c अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, उसको कैंसिल आउट करते हैं। ये इससे यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये दो टर्म्स तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई है। तो अब बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा हमारे पास 8 पाई h और ये ऊपर क्या है c, ये c आ गया हमारे पास। नीचे यहाँ देखें तो लैम्डा यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ये लैम्डा की पावर कितनी हो गई 5 हो गई, इनटू ये पार्ट क्या है 1 अपॉन ए की पावर एच सी बाई के टी लैम्डा माइनस 1, यह है, और ये रह गया हमारा इनटू डी लैम्डा। तो ये हमारा एनर्जी डेंसिटी निकल गई एक तरीके से एक पर्टिकुलर रेंज में, और इसी को हम कहते हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ का एक्सप्रेशन। सो दिस इज द प्लैंक रेडिएशन एक्सप्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग जब ग्राफ बना गया है तो जो ग्राफ हमने देखा था वो बिल्कुल सही प्लॉट हुआ, और इसके अकॉर्डिंग जब लोअर वेवलेंथ पे देखा गया, तो जब हमने ग्राफ को लोअर वेवलेंथ पे देखा तो वो बिल्कुल जीरो पे आ रही थी, वो बिल्कुल, जब यहाँ पर लोअर वेवलेंथ की तरफ हम मूव कर रहे थे, यहाँ पर ये हमारी वेवलेंथ थी, यहाँ पर एनर्जी थी, तो जो ग्राफ था वो बिल्कुल सही यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही आ रहा था। तो जो रेले जीन्स वाला जो ड्रॉबैक था या उसकी जो लिमिटेशन थी लोअर वेवलेंथ की तरफ, वो यहाँ पर सॉल्व हो गई, और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, जिसे हम कहते हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ का एक्सप्रेशन, उसके अकॉर्डिंग जो हमने रेडिएशन कर्व बनाया दैट इज एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल डाटा से, वो बिल्कुल सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लैंक रेडिएशन लॉ।